अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद करते हैं आपको हम दोनों। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, एक नई आवाज और एक नए अंदाज और बहुत सारी खबरों के साथ, और बहुत हलचल मच रही है। कुछ ऐसी खबरें हैं जिसको हम खुशी और फख्र के साथ शेयर कर रहे होते हैं, और शाहजेब कुछ खबरें होती हैं जो हम परेशानी से और टेंशन में आगे शेयर करते हैं जब आप मुझसे इस किस्म के जो है ना सवालात पूछती हैं। खैर, प्रोग्राम के आगाज में सुबनामा हम जिसका आगाज करने जा रहे हैं, सुबनामा में सबसे पहले जिक्र करेंगे कोरोना के जो अब फैलते हम केसेस देख रहे हैं और केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में तो इजाफा हो ही रहा है, पाकिस्तान की अगर बात करें तो मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं अब केसेस की जो मुस्बत शरह है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 10% या उससे ज्यादा कोरोना केसेस वाले इलाकों में नए एसओपीज लागू करने का ऐलान किया है, फैसला किया खासतौर पर। और ये भी कहा जा रहा है इजलास के बाद कि स्मार्ट लॉकडाउन या एक दिन छोड़कर स्कूल खोलने जैसे फैसले सूबों के साथ मुशावरत करने के बाद इस हवाले से फैसला किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। पंजाब हुकूमत ने तलबा की स्कूल में हाजिरी के लिए वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया है। कल भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे और इस बात को बहुत ही ज्यादा क्लियर ही बताया गया कि जी मसला इस बात का नहीं कि स्कूल्स में तो वैक्सीनेशन तकरीबन 80-90% जा चुकी हैं, 100% टीचर्स को मिल चुकी हैं, लेकिन जबकि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट समेत जलसे जुलूसों पर भी पाबंदी का मुतालबा किया है। इसका रिजल्ट क्या आएगा वो भी हमें आगे आने वाली खबरों में पता चल जाएगा। और साथ ही हम जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग का, लोग बड़ी टेंशन में हैं, तमाशाई चाहते हैं, शायकीन क्रिकेट चाहते हैं कि वो स्टेडियम जाकर मैचेस देखें, लेकिन इसका फैसला अभी तक नहीं हो सका है कि वहां पर शायकीन जा सकेंगे या नहीं। और इसी वजह से एनसीओसी ने पीसीबी से राय तलब कर ली है, जबकि पीएसएल में शायकीन की तादाद कितनी होगी ये आज इजलास होगा जिसमें ये फैसला हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, एंड वी लुक फॉरवर्ड कि जी क्या फैसला होता है पीएसएल के लिए। लेकिन अगली खबर है, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक रब्ता करके इस्लामोफोबिया से मुतालिक जब बयान देने पर उन्हें सराहाया, उनको अप्रिशिएट किया कि उन्होंने कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये नहीं कहलाती और ये तकरीबन बिल्कुल गलत बात है। और उन्होंने तकरीबन इस बात को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव तरीके से उन्होंने बोला भी और उसको रिसीव भी उस तरीके से किया। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यह भी कहा कि व्लादिमीर पुतिन पहले ऐसे आलमी रहनुमा हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर मुसलमानों के जज्बात का एहसास किया है, और इसी के साथ दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को अपने अपने मुल्क आने की दावत भी दी है, और वो दावत कबूल भी की गई। वही मैं कही थी कि इसका मतलब हम फ्यूचर में देख रहे हैं कि हमारे और रूस के आने जाने के हमारे ताल्लुकात और बेहतर हो जाएंगे। ये दौरे हम मुस्तकबिल में देख रहे हैं। इसके साथ हम आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज एक खबर सामने आई थी मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से, और 3 ऑयल टैंकर्स जो कि एयरपोर्ट पर थे उन पर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें तकरीबन 3 अफराद भी जाँ बाक हुए, जबकि 6 अफराद जख्मी भी हुए, ऐसा भी बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। बिल्कुल ऐसे ही 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी शहरी, आई एम वेरी श्योर कि वो वर्कर्स ही होंगे। लेकिन इससे पहले तक यूएई का जो जितना भी जोर था वो अपनी इकोनॉमी और अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने पर था, लेकिन नाउ दे विल सी कि उनको अब अपने सिक्योरिटी को लेकर सीरियसली लेना चाहिए। तो हौजी बागियों ने हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। तो ये खबर गुज़श्ता रोज मंजर-ए-आम पर आई थी। और इसके बाद अब आपको हम ये बताएं कि पाकिस्तान और बरतानिया मुजरिमान की वापसी के मुआहदे पर दस्तखत करेगा। वजारत दाखिला में गुज़श्ता रोज अहम इजलास हुआ है, जिस अहम इजलास में ये फैसला किया गया है कि बरतानिया के साथ मुजरिमान वापसी के मुआहदे को बेहतरीन अवामी मफाद में दस्तखत किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मुआहदे को वफाकी काबीना में ले जाने से पहले बरतानिया से मजीद मुशाफत की जाएगी। मुआहदे से सिर्फ ऐसे शहरियों को वापस लाने की इजाजत होगी जिनको मुताल्लिका अदालतें सजाएं सुना चुकी हैं ऑलरेडी। तो अब सुप्रीम कोर्ट की बात ले रहे, सुप्रीम कोर्ट ने तबरेतर डैम मुतासिरीन के केस का 60 साल बाद फैसला कर लिया। शाहजेब, बहुत अरसा लग गया ये फैसला आते आते, लेकिन 60 साल बाद आखिरकार इसका जो फैसला है वो आ चुका है। और जो डैम मुतासरीन है उनको मुआवजा और मुतबादिल ज़मीन की अदायगी से मुतालिक हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाएगा, जबकि जो मुतासरीन के क्लेम्स के खिलाफ वापडा की अपील थी उसे वापस लेने पर खारिज कर दी गई है। तो इस हवाले से अहम फैसला आया। दूसरी जानिब आपको एक और अहम खबर दें प्रियंका कुमारा के हवाले से, उनकी अब बेवा के अकाउंट में $1 लाख अमरीकी ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जैसे कि सियालकोट की जो बिजनेस कम्युनिटी थी उन्होंने वादा किया था कि हम ट्रांसफर करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने इकट्ठे किए, उन्होंने वादा अपना निभाया, लेकिन साथ साथ जो उनके 1667 जो उनके डॉलर्स उनकी सैलरी है पाकिस्तान ने वादा किया है वो उनकी बेवा के अकाउंट में हर महीने भेजे जाएंगे बाकायदगी के साथ इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात का ऐलान किया। साथ ही में सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ अपोजिशन जमातों का एतराज है, और हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सूबे में बल्दियाती हल्का बंदियों के काम का आगाज तो बाकायदा तौर पर कर दिया है।
सिंध के तमाम अजला में यूनियन काउंसिल्स, यूनियन कमेटियों और टाउन्स के हल्का बंदियों पर काम जारी है, जबकि MKM ने कराची में हल्का बंदियों पर एतराज़ात के हवाले से सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह को मुरासला भिजवा दिया है। तो मुख्तलिफ खबरें आती जा रही है, सुबह में हम आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताएं कि दुबई एक्सपो में हम देख रहे हैं कि बड़ी कामयाबी से जो एक्सपो थी वो जारी थी, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की सयाहत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। वो बड़ी कामयाबी ये है, बताया जा रहा है कि तकरीबन 44 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए और सरमायाकारी की जाएगी, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत के फ़रोग के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम जगरा के मुताबिक एक्चुअली एंटी ग्रेड और टूरिज्म, इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि सरमायाकारी लाई जा रही है। जिस तरह दुबई ने इकोनॉमिक और बेसिकली सयाफत को जो है वो बहुत तरक्की दी है, इस तरह ऑब्वियसली अब खैबर पख्तूनख्वा का इस तरह बार बार जिक्र कर रहे हैं। $8 बिलियन की ओह माय गॉड, $8 बिलियन इज अ लॉट ऑफ अमाउंट। अब चलते हैं जरा, जहां सियाहत की बात हो रही है तो मलके कोहसार मरी में जो है वो काले बादलों का साया आ चुका है। क्या दोबारा बर्फबारी होगी? क्या मौसम की तब्दीली वैसी होगी जैसे कि हमारे वेदरमैन ने बताई थी? और क्या वैसे ही खुदा न खास्ता कोई मिसमैनेजमेंट के केसेस आएंगे? क्या उनके हालात होंगे? ये तो आने वाला वक्त इसीलिए वहाँ पर कंट्रोल रूम बना दिया गया इंतजामिया की जानिब से। इनको बताया जा रहा है कि एक बार फिर वहाँ पर बर्फबारी बहुत शदीद हो सकती है, लेकिन इसके साथ आपको ये भी बताएं कि वहाँ पर जो अब सयाह हैं वो भी जा रहे हैं, उनको भी इजाजत दी गई है, लेकिन बड़ी लिमिटेड इजाजत दी गई है। जैसे कि हमने देखा कि 8000 गाड़ियों की इजाजत दी गई थी कि वो मरी जा सकते हैं और जाकर जो बर्फ है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह होना चाहिए ताकि सबको मौका भी मिले ये खूबसूरत मनाजर देखने का मरी के, लेकिन जितनी कैपेसिटी है एक शहर की वहाँ पर उतने ही लोग जाएं, ये बहुत जरूरी है। और इससे कंट्रोल भी रहेगा। अगर आप 8000 गाड़ियां काउंट करेंगे तो आपके पास जो है वो उसका रिकॉर्ड भी होगा और आपको विद इन जो है आपके कंट्रोल होगा सब कुछ। और साथ में मशीनरी पहुंचा दी गई है ताकि कोई ऐसी अगर सूरत हाल बन जाती है बर्फ हटाने के हवाले से, गाड़ियां फंस जाती हैं, तो वहाँ पर ऑलरेडी मशीनरी मौजूद हो। ये सब चीज़ें वो हैं जो हमें वैसे ऑलरेडी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन खैर अब ये सब कुछ हो गया है ताकि तमाम सयाह वहाँ पर जाकर एंजॉय बिल्कुल शाजिब। लेकिन हम दोनों की तरफ से एक मैसेज जरूर होगा जाने वालों को कि अगर बहुत जरूरी नहीं है तो घर में रहें, क्योंकि बर्फबारी होने वाली है। और देखिए हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, आप 92 में बैठ के मनाजिर देखें, बर्फ के बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये तो था सुबनामा। चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ। बिल्कुल, पहले सेगमेंट की बात करते हैं। मईशत से जुड़े मामलात का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी रिपोर्ट है उसने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि हम मुसलसल देख रहे हैं, हम तिजारती खसारे की बात करते हैं जो कि बढ़ता जा रहा है, अब $7 अरब तक पहुंच गया है और जून 2022 तक कई गुना इसमें इजाफा हो सकता है, ऐसे खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। यानी कि अब इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता गया और उसके बाद महंगाई भी इस तरीके से बढ़ती जाएगी, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसमें भी हम देख रहे हैं मुसलसल इजाफा हो रहा है। एग्जैक्टली शाजिब, अगर मैं मतलब सवाल करना चाह रही हूँ तो अगर एदाद व शुमार ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि वाकई जो मुआशी हालात है वो तशवीशनाक होने वाले हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम जो है वफाकी बजट की बात करते हैं तो हुकूमत ने वफाकी बजट के बाद से अब तक 11 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है, यानी कि मजीद महंगाई, मजीद बेरोजगारी, मजीद चैलेंजेस। यानी 15 जून 2021 के बाद से अब तक पेट्रोलियम मसनूआत पर जनाब ₹39.27 तक महंगी जो है वो हो चुकी हैं। बिल्कुल। और साथ हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पर भी जो कीमतें हैं तेल की वो भी बढ़ गई हैं। लेकिन ये सारा मामला जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया, आपको पाकिस्तान में खुशामदीद कहेंगे। आज हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि हमारे पास ये खबरें तो आती रहती हैं बहुत सारी, लेकिन हकायक क्या है, हकीकत क्या है, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी है, जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि तिजारती खसारा भी परेशानी का बायस बन सकता है, क्योंकि अब $7 अरब पर पहुंच गया। देखिए, वो जो कल ग्लोबल इकोनॉमी की रिपोर्ट थी वो मैंने भी पढ़ी और उसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने सारे फैक्ट्स जो हैं गलत लिखे हैं। जैसे जो कल जो मेरे पास आई थी उसमें ये लिखा था कि सिर्फ नवंबर के माह में जो है $7 अरब का खसारा हुआ तिजारती। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत नंबर है। और फिर इसके अलावा जो उन्होंने जो नंबर्स दिए कि जीडीपी के और इन सारी चीज़ों के, तो जीडीपी तो इस वक्त हमारी जो है 5% पे जा रही है। फिर आपने भी शायद बताया कि हाँ एक चीज़ है महंगाई जो हमारी 12.25% पे गई, लेकिन उसमें भी मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले 8 हफ्तों में से 6 हफ्ते जो है हफ्तावार जो हमारा SPI जो महंगाई का नंबर आता है उसमें डिक्लाइन आया है, मंफी आ रही है। तो उसकी वजह ये है कि खाने पीने की जो अशिया जो पाकिस्तान में बनती है, मैं खाने की कुकिंग ऑयल की बात नहीं कर रहा, जैसे प्याज, टमाटर, चीनी, कुछ सब्जियां हैं, दालें हैं कुछ,
उसमें कंटिन्यूसली डिक्लाइन है। इस दफा सर्दियां आई तो खास देखें आप, इस दफा शायद अंडों की कीमतें भी, पिछले साल आपको याद होगा कि अंडे की कीमतें भी बहुत बढ़ गई जी, तो इस दफा उसमें भी काफी हद तक कंट्रोल रहा है, चिकन में भी काफी कंट्रोल रहा है। तो उसकी वजह से जो मकामी तौर पे जो चीजें पैदा हो रही है उसमें कोई इजाफा खास नहीं हुआ, बल्कि गिरावट आ रही है। लेकिन जो आलमी मार्केट में, जैसे अभी आपने खुद बताया कि 11 या 13 दफा आपने बोला कि कीमतें बढ़ाई हैं, लेकिन आलमी मार्केट में तेल की कीमतें इस वक्त जिसे कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा आउट हुई है। पिछले 10 दिनों में, 15 दिनों में 10% उसकी कीमत बढ़ी। अभी हमें जो 15 तारीख को बढ़ाई, हम सिर्फ 2% बढ़ा सके। हमारी ताकत में नहीं है, हम नहीं रोक सकते। अगर इसी तरह बढ़ेगी तो पहली तारीख को फिर बढ़ानी पड़ेगी हमें। सही ऐसा हो ही नहीं सकता, हम नहीं रोक सकते। मुज़म्मिल साहब, लेकिन वही वाली बात कह रहे हैं कि वो बढ़ेगा, अब उसको हम रोक नहीं सकते हैं। इस तरह से डॉलर्स भी जो है मुसलसल पाकिस्तान में कम हो रहे हैं, तो क्या इस पर पाकिस्तान के पर क्या उसके रिफ्लेक्शन आएगा, क्या असरात मुरतब होंगे? आप रिजर्व की बात कर रही हैं या रेट की बात कर रही हैं? मैं अगर दोनों की बात करूँ तो देखिए, रिजर्व तो हमारे तारीख के बुलंद तरीन है, 24 अरब डॉलर के करीब पड़े हुए, और ये जो खसारा भी जो आप बात कर रही थी उसके बावजूद तारीख के बुलंद तरीन है। और रेट में भी जो अब इस्तेकाम आ गया था पहले, और अब जो है पिछले चंद दिनों से रुपए की कदर मजबूत हुई है, 176 पे आ गया फ्रॉम 178.50। ठीक तो जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला उसकी कदर बेहतर होगी। लेकिन इस वक्त जो ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस हैं, वो हमें बहुत ट्रबल दे रही हैं। अच्छा मुज़म्मिल साहब, जिस तरीके से ये बातें हो रही थी कि मिनी बजट आएगा, उसके बाद 350 अरब के जो टैक्स छूट हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, जाहिर बात है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर अब एक बार फिर टैक्स लग गए हैं और उनकी कीमतों में इजाफा हो गया है। तो सर, इस तरीके से महंगाई भी हम देख रहे हैं कि उसमें भी इजाफा हुआ, महंगाई भी बढ़ गई। तो क्या वाकई इस तरह अगर महंगाई बढ़ गई है या प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो आवाम को रिलीफ देने की जो सर बातें हो रही थी, उसको रिलीफ देने के लिए खासतौर पर आवाम को क्या प्लानिंग की जा रही है या किस तरीके से दिया जाएगा? नहीं, बात इसमें हमारी मिनी बजट में जो है ना, बड़ी स्ट्रेट फिलॉसफी है। पहली बात तो आप और हम एग्री करते हैं कि इस मुल्क में टैक्स चाहिए हमें, क्योंकि हमारे अखराजात और दुनिया के सबसे कम है टैक्स की शरह हमारी जीडीपी के तनासुब, तो टैक्स तो चाहिए, ठीक है ना। अब वो टैक्स कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो लगना है। दुनिया में फॉर्मूला ये होता है, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि या तो जिसकी इनकम ज्यादा है उसको टैक्स लगा जाए, या जो कंजम्पशन हाई लेवल की आइटम की करता है उसको किया जाए। तो हमारा ये मिनी बजट आया है, इसमें हमने जो टैक्स किया है उसमें कोशिश की है कि जो आम आदमी के इस्तेमाल में चीजें ना हो। अब देखें, कल से एक वो तहजीब बेकरी है इस्लामाबाद में, उसकी ब्रेड की किसी ने खरीद के तस्वीर खींची, रसीद की कि देखिए इस पर टैक्स लग गया। अब वो हमने हाई एंड जो बेकरी हैं, जो टियर 1 बेकरी हैं जिसे कहते हैं, एसी वाली बड़ी बड़ी, यानी घरों के साइज के बराबर की बेकरी हैं, जहाँ अंदर पिज्जा भी बन रहे हैं, अंदर जो है सैंडविचेस, उनको हमने, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं आप टैक्स देते हैं ना जब खाना खाते हैं, तो वो एक तरीके से रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो चुकी है इस तरह की बेकरी। अब वहां से अगर आप कोई सामान लेंगे तो आपको लगेगा, लेकिन अगर आप मोहल्ले की जो बेकरी होती है वहां से जाके अगर आप डबल रोटी लेंगे तो उस पर टैक्स नहीं है। अगर आप जैसे खुला दूध लेते हैं उस पर टैक्स नहीं लगा हुआ, ये डब्बे वाले दूध में टैक्स है जैसे हम सारे लेते हैं। तो इसको इशू क्यों बनाया जा रहा है, मुझे ये समझ ही नहीं आ रही बात। अगर हम जो हाई एंड कंजम्पशन कर रहे हैं उनको टैक्स नहीं लगाएंगे तो फिर कैसे हमारा निजाम चलेगा। और हमें टैक्स टू जीडीपी बढ़ाना है, हमें टैक्स टू जीडीपी 17-18% करना है, हम 10-11% पे हैं, जिसकी वजह से हमारे खसारे और हम कर्जे लेते हैं। तो ये जो इसको पॉलिटिकली इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोई अच्छी कोई खिदमत नहीं कर रहे मुल्क। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब साहब, एक चीज और मेरे ज़हन में आई कि ऑब्वियसली वी आर, सिंस द इंटायर ग्लोब इज मूविंग टुवर्ड्स ई-कॉमर्स एंड डिजिटल करेंसी, सो मेरा सवाल था कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से एनी फ्यूचर दैट वी सी फोर्थ कमिंग टाइम्स में या फ्यूचर में, तो हमारा कोई डिजिटल करेंसी जैसे कि क्रिप्टो करेंसी उसकी तरफ हमारा ग्रो करने का या जाने का कोई डायरेक्शन कुछ नजर आ रहा है, कोई उम्मीद? क्रिप्टो करेंसी इज जस्ट लाइक अ ब्लैक होल। इस वक्त उसकी रेगुलेशंस नहीं है कोई पूरी दुनिया में। आपने भी सुना होगा, कोई मैंने भी सुना था अखबारों के थ्रू, कोई पता नहीं कोई कंपनी भाग गई, पैसे ले गई, इस तरह करके, ठीक है ना। तो अभी तक ये एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है मॉनिटरिंग, उसमें कौन पैसा डाल रहा है, कौन पैसा किसको जा रहा है, और वो नहीं है, वो ओवरसाइट नहीं है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास वैसे ही खजाने में पैसे नहीं है, खुदा न खास्ता या हम सबने क्रिप्टो ले ली, दुनिया में एकदम किसी ने स्विच ऑफ कर दिया उसका, तो हमारा तो काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा।
जी जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपका, आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह फिर आपको एक दफ़ा फिर डेफिनेटली कोई चैलेंज आएगा, हम दोनों के ज़हन में कोई सवाल आएंगे, आते रहते हैं, हम सवाल भी करते रहेंगे। मुज़म्मिल असमा साहब बहुत शुक्रिया, सबसे पाकिस्तान में आपने हमें ज्वाइन किया। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर ये बात करते हैं प्रोग्राम में कि गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो जाली नंबर प्लेट लगाना बहुत गलत है, फैंसी नंबर प्लेट लगाना भी बहुत गलत है। लेकिन जब आपको रोका जाता था तो चालान किया जाता था, तो आपने अब घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि अब आपको रोकने के बाद चालान नहीं किया जाएगा, सीधा जेल में फेंका जाएगा। तो आप लोग जरा एहतियात करना शुरू कर दें कि लाहौर पुलिस ने जाली नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है और आगाज करने के बाद अब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमात दर्ज भी होंगे। और इसी हवाले से आपको हम ये बताएं कि हमें आज शो में ज्वाइन किया है CTO लाहौर मुंतज़र मेहदी साहब ने, उनसे हम बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और ये बहुत अच्छा कदम भी है। इस तरीके से जो फैंसी नंबर प्लेट्स हैं, जो जाली नंबर प्लेट्स हैं, उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन किया जा रहा है ये बहुत ज़रूरी भी है। सर कितने साल की सज़ा हो सकती है, जुर्माना कितना आयद हो सकता है, ये बताइएगा सबसे पहले। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने से प्रॉब्लम क्या होता है। आप हमारे जो इन्फोर्समेंट का पूरा सिस्टम है उसको कंफ्यूज कर देते हैं, और अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत है हमसे, हम आपकी मदद भी नहीं कर पाते। अगर किसी वक्त आप कहते हैं कि आपके साथ खुदा न खासा कोई वाक़या हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई वारदात हो गई, तो वो भी नहीं कर पाते। इसलिए ये बहुत ही संगीन जुर्म है कि अगर आप अपनी नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसमें जो सज़ा है वो 2 साल कैद है और 2 लाख रुपए जुर्माना है। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आपका कम से कम जुर्माना जो है वो अगर अदालत करना चाहेगी वो 30,000 रुपये है, इससे कम आपको जुर्माना नहीं होगा। अच्छा मुझे साहब एक और बड़ा अहम सवाल कि क्या अब तक किसी शख्स को खिलाफ कोई एक्शन हुआ, कोई अरेस्ट हुआ या कोई जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी पकड़ी गई? देखिए, जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियाँ तो हम पकड़ते रहते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई है वो ऑन गोइंग जो है वो मामला है वो चलता रहता है। वो डिफरेंट किस्म का क्रिमिनल एक्ट है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है कि नंबर प्लेट के साथ जिन्होंने छेड़छाड़ की हुई है, अभी हम मोड हमारा ये है कि हम बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि कितना संगीन जुर्म है जो हमने नहीं करना। तो हमने अपना जो एजुकेशनल पर्पस के लिए जो अवेयरनेस वाला काम था उसको बढ़ाने का फ़ैसला किया था, और हमने कहा कि मज़ीद हम 4 दिन तक इस पर लोगों को अवेयरनेस देंगे, लोगों को वार्न करेंगे। जो ज़्यादा जो संगीन कर रहा होगा उसके ख़िलाफ़ चलान करेंगे। लेकिन फ्रॉम फ्राइडे ऑनवर्ड्स हमारा प्रोग्राम है कि हम FIR दर्ज करेंगे और हम हैवी फाइन जो अरेस्ट करने की तरफ जाएंगे। ग्रेट। अच्छा मुंतज़र साहब, इसके साथ साथ हमें ये भी बताएं, जैसा कि मैं शुरू में भी जिक्र कर रहा था फैंसी नंबर प्लेट्स का, ये फैंसी नंबर प्लेट्स बहुत आजकल इस्तेमाल की जा रही है, मुख्तलिफ गाड़ियों में हम देखते हैं ये लगी होती हैं। क्या इसका इस्तेमाल भी गैर कानूनी है और इसके खिलाफ भी एक्शन होता है? जी, जो भी नंबर प्लेट आपको इशू हुई है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से या उस ऑथराइज्ड बंदे की तरफ से जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, उसके अलावा अगर आप कोई भी नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको लगाने की इजाज़त नहीं है। वो इसी ज़ुमरे में आएगा जहाँ पे मैंने बताया कि 2 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। अच्छा मौलवी साहब, एक और सवाल कि जब ये सारी आप कार्रवाई भी बता रहे हैं और जुर्माना भी बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, तो अब ये बताइए कि बगैर लाइसेंस जो गाड़ी चला रहे हैं, उनके जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या क्या करना है, उनसे मुतालिक क्या प्लान्स हैं? क्या उसके हवाले से कोई एक्शन प्लान है या कोई अब तक जो है कोई अब तक एक्शन हुआ ऑलरेडी या अभी प्लान भी किया है या नहीं? जी सर। जो 1 वे की वायलेशन है उस पर तो आपके नॉलेज में होगा कि हमें हाई कोर्ट ने ऑथराइज़ किया था कि 2,000 रुपये जुर्माना करें। वो हमारी ऑन गोइंग कंपेन है जो चल रही है, और मैं बड़ी फ़ख्र से आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो 1 वे वाली कंपेन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है, और ऑलमोस्ट हम लाहौर की मेजर शाहराहों पे तकरीबन 90 to 95% काबू पाने में कामयाब हुए इस वायलेशन पे। वन व्हीलिंग लाहौर में प्रैक्टिकली नहीं हो रही, और कोई एक केस बड़े दिनों के बाद एक सामने आया था जो वीडियो वायरल हुई थी, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अदरवाइज वन व्हीलिंग एज सच हमारे लाहौर शहर का अब इशू नहीं रहा। अच्छा, लेकिन मुंतज़र साहब यहाँ पर ये बता दें, जिस तरीके से हम लाइसेंस का जिक्र भी कर रहे हैं, तो लाइसेंस के हवाले से बताइएगा कि अब बगैर लाइसेंस चलाने वालों के खिलाफ एक्शन क्या होगा, अब क्या प्लान बनाया जा रहा है, क्या बात अब चालान से आगे जाएगी किस तरीके से? देखिए, बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाना जुर्म है, और इसमें भी हाई कोर्ट के अहकामात हैं कि हम 2,000 रुपया कम से कम उसमें चलान करते हैं।
ये हमारा ये भी जिस तरह वन वे की कैंपेन थी उसी तरह से एक कैंपेन है जो चल रही है और ये भी बड़ा सक्सेसफुली चल रही है। इसका सबूत ये है कि हमारे जो लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं उन पर रश बहुत बढ़ गया था और हमने जो है वो अपनी संडे को भी अपने लाइसेंसिंग सेंटर्स को हम खोल रहे थे। तो ये हम चाहते हैं कि तमाम लोग लाइसेंसेस बनवाएं और इस पर अगर आप बचना चाहते हैं कि 2000 के सब बचें तो आपको लाइसेंस बनवाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे CTO लाहौर मुंतज़िर मेहदी साहब और मेरा ख्याल है कि अब बहुत ज़रूरी है कि अब कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि उसको फॉलो किया जाए और उसको सीरियसली लिया जाए और बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मेरा ख्याल है हम अपनी जिम्मेदारी जो है वो हमें निभाने का पूरा जो है वो अब ज़रूरत भी है और अब मेरा ख्याल है फ़र्ज़ भी है और हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। एक छोटी सी ब्रेक ले लें। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहेगा भाई। सबसे पहले पाकिस्तान में एक बार फिर हमारे साथ आने का बेहद शुक्रिया। शाहजेब बुरमाया कर रहे थे आपका इंतजार, क्योंकि अब जो खबर आ रही है वो भारत में इंतहा पसंदी का जो एक्सट्रीम आ रहा है। देखिए, जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उनकी तालीम होती है, उनकी तरबियत होती है, उनको बैलेंस सिखाया जाता है, उनको दुनिया की नॉलेज दी जाती है ताकि वो कल एक अच्छे इंसान बनकर निकलें। लेकिन वहां पर बच्चियां जो मुसलमान बच्चियां हैं वही अब अपने स्कूल्स में महफूज नहीं है। शायद महफूज नहीं है, उनको पाबंद किया जा रहा है मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर। जिस किस्म के फैसले किए जा रहे हैं ये इंतहा पसंद इकदामात हैं जो कि मामूल बनते जा रहे हैं ख़ासतौर पर भारत में। और जिस तरीके से खबर आई भारतीय रियासत कर्नाटक से कि वहाँ पर सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम तालिबात को क्लास से बाहर बिठाकर तालीम दी जा रही है, उनको अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कवायद के मुताबिक जो कॉलेज है आप क्लास के अंदर बैठ के हिजाब नहीं पहन सकते। अगर आपने हिजाब पहना तो आप क्लास से बाहर जाकर हिजाब पहन सकते हैं। ये किस किस्म के फैसले हैं? तलबा को तालीमी इदारे के अहाते में हिजाब पहनने की इजाज़त है लेकिन क्लासरूम्स के अंदर इजाज़त नहीं है, ऐसा प्रिंसिपल साहिबा कह रही हैं। प्रिंसिपल जो बेसिकली पूरे स्कूल के लिए एक आइकॉन होता है, एक मेंटोर होता है, एक जो है वो एक कोच होता है, वो अपने बच्चों को सिखाता है अच्छा इंसान बनना। मज़हब जो होता है वो ऑब्वियसली जब जहाँ पे बहुत मुख्तलिफ तरह के मज़ाहिब के लोग रहते हो जिस जगह, वहाँ पर इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर सबके अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट तरीके से उनको रिस्पेक्ट भी दी जाती है ताकि वो अपनी अपनी फॉलोइंग्स कर सकें। लेकिन अगर इस तरह उस स्कूल में जो कि गवर्नमेंट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल में इस तरह प्रिंसिपल ने हिजाब वाली बच्चियों को क्लास से बाहर निकाल कर जो है वो खड़ा कर दिया, और आप अगर मनाजिर देख रहे हैं तो मेरा ख्याल है भारत में मुसलमान दुश्मनी उरूज पर पहुंचने का इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि पूरी दुनिया में ये वीडियो देखी जा चुकी है। नफरत जो है मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पर जान के फैलाई भी जा रही है। इसी पर बात करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नुमाइंदा खुसराए मजहबी अमूर अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर अशरफी साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। सर, जिस तरीके की ये खबरें अब सामने आ रही हैं, तालिबात को हिजाब पहने क्लास में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा भारत में, तो ये आप क्या समझते हैं कि ये कॉलेज कवानीन का मामला है या फिर ये मुसलमानों के खिलाफ खास तौर पर जो दुश्मनी पसंदाना सोच है ये उसका मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। देखिए, गुजारिश ये है कि हिंदुस्तान जारहियत पर उतरा हुआ है और जो कुछ हिंदुस्तान कर रहा है वो मसीहियों के साथ, मुसलमानों के साथ, बाकी अक़लियतों के साथ वो दुनिया के सामने है, लेकिन दुनिया ने आंखें बंद की हुई हैं। हिंदुस्तान में 22 करोड़ से ज़ायद जो है, बल्कि 25 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं और उनको उनकी इक़्तिदार, उनके दीन पे चलने से मना करना ये हिंदुस्तान के सफ़ाकाना चेहरे को ज़ाहिर कर रहा है। और मैंने तो ये कहा है कि ये जो मोदी है ये हिटलर से भी बड़ा जालिम है और इसका दौर हिटलर से भी बड़ा सफ़ाकाना है, लिहाजा आलमी दुनिया को इस तरफ तवज्जो करनी होगी। वगरना हिंदुस्तान के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं आवाज़ें आ रही हैं कि वहाँ मुसलमानों की नस्ल कशी के इंतज़ामात हो रहे हैं, वहाँ मसीहियों को ख़त्म करने के जो है वो साजिशें की जा रही हैं। तो दुनिया अगर नहीं बोलेगी तो ये बहुत बड़ा इंसानी अलमी जाएगा जिसे कोई भी नहीं रोक सकेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं अल्लामा साहब। कभी इबादत करने से रोका जा रहा है, कभी हिजाब पहनने से रोका जा रहा है,
कहीं मुसलमान इंतहा पसंदों का जुल्म का निशाना जो है वो बन जाते। लेकिन नरेंद्र मोदी के मुल्क में मुसलमान वाकई महफूज नहीं, अलामा साहब? ये तो बड़ा वाज़ेह बात है जी, और ये नज़र आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहा है उसके सामने मुसलमानों के गैर महफूज होने का तो सारी दुनिया के इल्म के सामने है सारा। अच्छा, और सर चंद रोज कबल हमने देखा था कि जेनोसाइड वॉच ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें मुसलमानों की नस्लकुशी के हवाले से बताया गया था। सर जो मौजूदा हालात हैं और खासतौर पर जो आलमी इदारों की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये जाहिर कर रही हैं कि भारत अब अंदरूनी टूट फूट का शिकार होता जा रहा है। देखिए, भारत जो है ये कई टुकड़ों में तकसीम होगा हिंदुस्तान, और जिस तरह मोदी ले जा रहा है ये बिल्कुल आप देखेंगे कि अगर ये सिलसिला बंद ना हुआ तो ना सिर्फ खाना जंगी होगी बल्कि 22 से 27 टुकड़ों में भारत तकसीम होगा और वहाँ पर आज़ादी की तारीखें चल रही हैं। आप सिखों को देख लें, आप लोग कास्ट हिंदुओं को देख लें, आप मुसलमानों के साथ देख लें, तो इसे कोई कुव्वत ताकत की बुनियाद पर कोई भी किसी को नहीं रोक सकता। और कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के साथ साथ बाकी भी रियासतें आज़ाद होंगी। सही बात है, लेकिन अलामा साहब वही वाली बात है कि अगर हम देखा जाए तो भारत के अंदर अक़लियतें महफूज नहीं हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो गैर कानूनी जो है वो ज़ेर कब्जा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का सिलसिला मुसलसल जारी है। अब ये वाली बात है कि ज़ालिमाना सोच जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में है, जो इस वक्त वो मौजूद है, तो क्या ये उसकी गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर सकती? देखिए, लग ये रहा है कि वहाँ लोग उठेंगे, अमन पसंद, सुलह जो, अमन चाहने वाले, और मोदी का ये जो रवैया है और जो सफाकियत है इसके ख़िलाफ़, और इंशाअल्लाह ताला मोदी का जो ये जुल्म और सितम है ये ख़त्म होगा। ठीक है सर, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ बात कर रहे थे इसी अहम मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मजहबी अमूर अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, और जिस तरीके से वो कह रहे थे कि अब आलमी बरादरी को आवाज़ बुलंद करनी होगी, खासतौर पर तमाम फोरम्स पर पाकिस्तान तो आवाज़ बुलंद करता रहा है और हम देखते रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान किरदार निभा रहा है, तमाम अक़लियतों को जो है वो बराबर के हुकूक फराहम भी कर रहा है। हम करतारपुर आधारी की रोज़ाना की बुनियाद पर बात करते हैं, किस तरीके से वहाँ पर सब लोग आते हैं और पुरअमन तरीके से अपनी इबादत में जो है वो मसरूफ़ रहते हैं। इस तरीके से जितनी भी अक़लियतें पाकिस्तान में रहती हैं पुरअमन तरीके से रहती हैं, खुश रहती हैं, उनको तमाम हुकूक हासिल हैं और ऐसे ही वो पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे बाकी पाकिस्तानी गुजार रहे हैं। दुनिया में हर तरह के मज़ाहिब से रखने वाले लोग एक साथ बड़े बड़े ममालिक में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, किसी और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, हर तरह के लोग रह रहे हैं और सब अपने अपने, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, हर तरह से लोग अपने मज़ाहिब की अपनी इबादत गाहों में अपनी इबादत करते हैं और दूसरे रिलीजन के लोग जो के शऊर याफ्ता हैं वो उनकी इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि दूसरे रिलीजन का जो है वो किसी तरीके से भी उसकी डिसरिस्पेक्ट करना ये हमारा दीन हमें नहीं सिखाता, कोई भी दीन नहीं सिखाता, मैं तो ये कहूँगी। लेकिन इस तरीके से बच्चियों को क्लास से निकाल कर खड़ा कर देना सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो स्कार्फ पहनती हैं, वो हिजाब करती हैं, हम इसको कंडेम करते हैं, हम इसको जो है डिसरिस्पेक्ट मानते हैं और ये बिल्कुल बिल्कुल किसी भी सूरत एक्सेप्टेड नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। ऐसा ही है और हम जैसा कि देख रहे हैं कि भारत में तालीम हासिल करने के लिए रोका जा रहा है, उनको क्लासेस में जाने नहीं दिया जा रहा। दूसरी जाने जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ के जेलों के अंदर भी तमाम सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। तमाम कैदी अपनी तालीम हासिल भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं, जो डिग्री परस्यू करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सब उनको वहाँ पर जो सहूलियात हैं फराहम की जा रही हैं, वहाँ पर उनकी हेल्थ के लिए काम हो रहा है, माशरे की बेहतरी के लिए, सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है, एक दूसरे की वेलफेयर के लिए वहाँ पर काम किया जा रहा है। तो हमारे जेलों के अंदर जो कंडीशन है वो अब बेहतर हो रही है और बेहतर के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वहां से कुछ एग्जांपल्स भी सामने आ रही हैं जो कि सबके लिए मिसाल बनती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम ऐसी शख्सी कहानियां आपसे शेयर करेंगे कि शाहजेब उनसे मिलने गए और उनकी आजकल जो है वीडियो बहुत, उनकी बात, उनकी खबर और उनकी न्यूज़ की उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल की चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। इससे पहले ये बताएं कि जब वो अपनी जेल में, अपना अभी तक वो जेल में ही है, वो कैदी है वहाँ पर, लेकिन उन्होंने वहाँ से रहकर मैट्रिक भी पास किया, वहीं से रहकर जेल के अंदर से ग्रेजुएशन भी की और अब उनको स्कॉलरशिप मिल चुकी है। ये इदारा जिस तरह काम कर रहा है ये दुनिया में ढूंढ ढूंढ कर उन लोगों को बड़े लिमिटेड तरीके से स्कॉलरशिप देता है जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं। सो अब वाकई में ये बात तारीफ के काबिल है जिस तरीके से ये नौजवान, ये शख्स जो है
शाहजेब आप मिलने गए, कैसा रहा उसके साथ? बिल्कुल, बहुत अच्छी मुलाकात रही और आप लोगों को दिखाते हैं कि उनकी लाइफ कैसी है, वो सुबह उठकर क्या करते हैं, उनका रूटीन क्या होता है और किस तरीके से वो अपनी पढ़ाई करते हैं, उनको पढ़ाता कौन है, उनके उस्ताद से मुलाकात कराएंगे। तो आइए चल के देखते हैं। सवेरे इससे निकल के भी कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने देखा कि पास्ट में मेरी मिडिल तक बेसिक एजुकेशन थी, मैंने कहा मैं इसको कंटिन्यू करूं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने रब्ता किया, वो यहाँ आते हैं, विज़िट पर भी आते हैं, हमें सपोर्ट भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। तो हमने उनको अपने जो डिसीजन से आगाह किया कि मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ एडमिशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे यहाँ पहले फर्स्ट साई क्लास था वहाँ एडमिशन दिलवाई। वहाँ मैंने रिहेबिलिटेशन 4 स्टेप कोर्स किए। तो उससे मेरे और कॉन्फिडेंस में काफ़ी बेहतरी आई कि मैं अब आगे भी बढ़ूँ, क्योंकि जो गैप था ना पहले मैंने उसको हैंडल किया कि जो एक स्पेस आ गया था, वो तो स्पेस आ गया था, ये तालीम हासिल करने का ख्याल भी आया। लेकिन क्या इस 4 दीवारी में कुछ अजीब किस्म के ख्यालात भी आते थे, क्योंकि 11 साल आप गुजार चुके हैं? जी बिल्कुल आते हैं कि क्योंकि कैद में परेशानी भी का भी सामना करना पड़ता है, कभी कभी फ़िज़िकली तौर पर भी, कभी कभी मेंटली तौर पर भी, और कभी कभी ज़ाहिर सी बात है फैमिली के भी मामलात होते हैं, तो अपने फ्यूचर की भी फ़िक्र होती है। बहुत से इश्यूज़ हैं। फिर यहाँ आसपास दूसरों को भी देखते हैं, वो भी डिस्टर्ब रहते हैं। कभी कभी उनको हम एक दूसरे को हम जाके तसल्लियाँ देते हैं, इसी वजह से कि यहाँ वक्त तो गुजारना है। कितने साल गुजर गए यहाँ, कितने साल रह गए? सर मैं गोल्डन टाइम मेरे यहाँ गुजर गए, 11 साल यहाँ गुजर गए। जो लाइफ 22 ईयर्स में मैं आया था, 33, 14, 34 एज है मेरी। कितने साल बाकी? सर कन्विक्शन जो जेल उन्होंने मुझे हमारे कन्विक्शन ब्रांच के जो ऑफिसर है अली भोटो साहब, इकबाल अली भोटो साहब, इन्होंने मुझे जेल का जो रिकॉर्ड के मुताबिक दिए कि इसमें मेरे 17 साल 4 माह टोटल यानी विथ रिमिशन तो हो चुके हैं। तो अब पीछे रह गए 8 साल। इसमें मेरी इंटर और साई क्लास की जो किसी वजूहत पर वो रिमिशन रुकी। अच्छा, जब यहाँ पर होते हो आपके आसपास भी बहुत सारे कैदी हैं,
जब आप अपनी किताबें लेके आते हो, पढ़ते हो, वो भी आपके साथ मिल जाते हैं कि यार अगर नईम ने डिग्री कर ली है, नईम ने इंटर पास किया इतने अच्छे मार्क्स से, तो हम भी कुछ करें? जी बिल्कुल, शौक़ काफ़ी लोगों को है, लेकिन पढ़ना भी चाहते हैं, मेरे साथ भी बैठ के पढ़ते हैं, और आप ख़ुद भी पढ़ रहे होते हैं, यहाँ जो क्लासेस हैं वहाँ भी जाते हैं। लेकिन एक पॉइंट जो है जो इनको आगे जाने से रोक देती है वो है रिमिशन का प्रॉब्लम्स। क्योंकि जो लॉ के अंदर ये कह रहा है कि 780 जो एक्ट है उसके तहत उन प्रिजनर को रिमिशन नहीं मिलते, तो वो फिर यहाँ पर जाहिर सी बात है डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि यार हम इतनी मेहनत भी कर रहे हैं और हमें कोई रिमिशन नहीं मिल रहा। तो रिहेबिलिटेशन क्राइटेरिया का फर्स्ट जो स्टेप है वो है एजुकेशन, सेकंड है कि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया चाहते हो। क्या ख्वाहिश है दिल में कि मैं अब ये डिग्री मुकम्मल करूं, और वो मुकम्मल करने के बाद जब इस जेल से निकलो तो क्या सोचा है कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है? आगे फ्यूचर प्लान तो अब ये है कि ज़ाहिर सी बात है मुझे ये स्कॉलरशिप ऑफ़र हुई है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि यहाँ जेल के अंदर ये मुझे स्कॉलरशिप ऑफ़र हुई है, तो मैं चाहता हूँ जो उन्होंने मुझ पर एतमाद किया है, और अब बाहर लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू पता चला कि आप मुझे काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको आगे कंप्लीट करके दिखाऊँ और मुल्क के लिए बेहतरी करूँ, अपने लिए बेहतरी करूँ, और फ्यूचर में बच्चों को फ्री एजुकेशन भी। जेल से निकलने के बाद प्लान ये है कि मैंने बच्चों को फ्री एजुकेशन? जी बिल्कुल, ये भी प्लान है साथ, इसके साथ साथ। ठीक है। और आखिर में आप जैसे कि पहले भी जिक्र कर रहे थे कि आप पे कुछ मुतालबात भी हैं, क्या मुतालबात? यहाँ पर जेल के अंदर मैट्रिक और इंटर बेसिस पे बाकायदा स्कूल होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए, जिस तरह बाहर सोसाइटी में होते हैं। वहाँ बाहर से टीचर आए, एक्सपर्ट आए और प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाए, ताकि लोग यहाँ से निकल अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आए। जो होना था वो तो हो गया माजी में। नईम का मुस्तकबिल आप कैसा चाहती हैं, आपका दिल क्या कहता है? कि अल्लाह हमारा बच्चा सीधे रास्ते से। और आखिर में माजी ये बता दें कि 5 साल के बाद मुलाकात हुई आज आपकी, आज कैसा लगा आपको मुलाकात करके? बहुत 5 साल के खुशी बाद गले लगाया आपने? इतने बहुत गले लगाया, रोया, बहुत खुशी, इतना खुशी कभी जिंदगी में नहीं मिली थी जब आज खुशी मिला कि अपना बच्चे को अपने सीने से लगाया। जब शीशे में आ जाता, हाथ लगा लेता, कई दिन इसके हाथ मेरे को नहीं भूलती थी, इसकी बातें मेरे को नहीं भूलती थी। तो इतने में इसके दलीलों में परेशानी में हमारी ज़िंदगी गुजर गई। अब अल्लाह खुशी दे कि बच्चे को काबिल बनाया, तो सारी उसको भी अल्लाह ज़िंदगी दे जिसने इसको पढ़ाया लिखाया। तो मैं सबको दुआएं देती हूँ कि अल्लाह सबको कामयाब करे। ठीक है, आपकी दुआ से हमारी भी दुआ है कि ज़ाहिर है जब माँ की दुआ साथ हो तो फिर आपको कामयाबी मिलती रहेंगी इंशाल्लाह, और इस तरह आप आगे बढ़ते रहेंगे। नईम शाह जिन्होंने अभी रिसेंटली टॉप किया है, और वो सबके लिए एक मिसाल बनकर सामने आए, एक आला मिसाल बनकर सामने आए, तो हमारी नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएँ और दुआएँ नईम शाह के साथ हैं। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल शाहज़ेब, मैं इतनी इमोशनल हो हुई हूँ इस वक्त, जिस तरीके से वो अपनी वालदा से, आपने बताया 5 साल के बाद, क्योंकि होता है ऐसे कि जेल के अंदर आपकी मुलाकात जो होती है वो बीच में या तो शीशा होता है या सलाखें होती हैं, उसके बाद आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं, आप गले नहीं लगा सकते। पहली बार 5 साल के बाद उसको इजाज़त दी गई थी कि वो अपने माँ को गले लगा सकता है। इसी वजह से माँ की आंखों में भी आंसू थे और नईम की आंखों में भी आंसू। हम सबकी आंखों में आंसू हैं। देखिए, हमें नहीं पता उसकी क्या ज़िंदगी थी, उसने क्या डिसीजन लिए, क्या वो आज समझता है, लेकिन वही वह शाहज़ेब भी यही बात कहते हैं, एटलीस्ट उसने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का, एक सही रास्ते पे चलाने का फ़ैसला किया और उस फैसले पर फिर अमल किया। एंड दैट्स ऑल लाइफ इज़ ऑल अबाउट। एक डिसीजन, एक फ़ैसला आप अपनी ज़िंदगी का, कहते हैं ना कि कीचड़ में ही तो कंवल खिलता है। अगर वो एक जेल में है और वो ज़िंदगी अपनी वैसे ही गुजार सकता था, उसने कहा कि मेरा प्राइम टाइम, मेरे इस तरीके से वो बात कर रहे थे, उनको देखकर ये लगा वाकई में कि जब जागो तब सवेरा, वो वाली बात है। तो कोशिश उन्होंने की, और इस तरह वालदा की उनकी हालत थी, वो अपने लख्त जिगर को गले से लगा रही थी। आई एम श्योर जिसने ये रिपोर्ट देखी होगी, पूरी दुनिया में उनकी खबर तो जानी गई, लेकिन मैं बहुत कंग्रेचुलेशन शाहज़ेब यू टू एंटायर टीम जिसने ये किया कवर जाकर, और बहुत ही अमेजिंग, दिल जो है ना वो बाग-बाग उनकी स्टोरी जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। वाकई वो बहुत सारे
जो आसपास के कैदी हैं उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। क्योंकि जेल के अंदर की तमाम सहूलियात आपको फराम की जाती हैं कि आप पढ़ भी सकते हैं, आपको बाकायदा अगर आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं, आर्ट्स करना चाहते हैं, उसकी भी सहूलियात हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपकी अपनी विल पावर होनी बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं तभी आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से वो एग्जाम्पल बन रहा है। इवन उसके दोस्त भी अब कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि हम आगे डिग्रीज अपनी मुकम्मल करें। बहुत अच्छी बात है ये तो, कि एक को देख दूसरे को, सिर्फ सेंट्रल जेल फॉर मेल्स नहीं, फीमेल्स का और बच्चों का भी हर तरीके से जो है सेंट्रल जेल की जो है वहां पर जिस तरीके से उनको कंप्यूटर लैब दी गई हैं, उनके लिए सिलाई कढ़ाई का वहां पे एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं वहां पे बहुत कुछ। बिकॉज आई हैव ऑल्सो बिन देयर इन द वुमेन जेल एंड द चिल्ड्रंस जेल। बहुत अच्छा सिस्टम रखा हुआ है, बस आपके अंदर की ख्वाहिश होनी चाहिए करने के लिए। सो कमेंडेबल और जी कंग्रेचुलेशंस। तो जिस तरीके से तालीम की बात हो रही है, तो जब तालीम हम बात करते हैं और अदब की बात करते हैं, किताब की बात करते हैं, साथ हो जाए एक चाय का कप, तो ये इतना अच्छा कम्बिनेशन है कि इससे खूबसूरत कम्बिनेशन नहीं हो सकता। और ऐसा कम्बिनेशन कहाँ बना है? क्वेटा के अंदर, जो कि बुक कैफे में लोग जाते हैं और किताबों के साथ साथ गर्मा गर्म चाय के मजे उड़ाते हैं। तो वहाँ पर जो हमारे नुमाइंदे हैं फजल तवाब, वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको इसी पर। जी बिल्कुल, आप लोगों ने काफ़ी सारे कैफ़े देखे होंगे, मगर मैं इस वक्त क्वेटा के इलाके गुलिस्तान टाउन में मौजूद एक मुनफरिद कैफ़े में मौजूद हूँ, जिसे क्वेटा बुक कैफ़े के नाम से जाना जाता है। यहाँ की खसूसी और अहम बात यह है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो किताबें हैं वो भी रखी गई है, तारीख़ से मुतल्लिक, अदब से मुतल्लिक। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके कि देखिए कि अदब से मुतल्लिक किताबें यहाँ पे हैं, तारीख़ से मुतल्लिक, जनरल नॉलेज से मुतल्लिक किताबें यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर बड़ी तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पे लोग जो आते हैं यहाँ पर चाय की चुस्कियों के साथ जो है वो किताब का मुताला करते हैं। न सिर्फ उर्दू की किताबें मौजूद है बल्कि इंग्लिश की किताबें भी मौजूद है। और इस क्वेटा बुक कैफ़े में मुख्तलिफ वैरायटी की चाय जो है वो भी यहाँ पर दस्तयाब है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी है वो दो नौजवान जो हज़ारा कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने इस क्वेटा कैफ़े को जो है वो कायम किया हुआ है। तो एक नौजवान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उनका नाम अली है। अली, ये बताएं इस बुक कैफ़े का खसूसियात क्या है, क्या खसूसी बातें इसमें मज़ीद रखी गई है? एक तो ये कि यहाँ पे जो किताबें रखी हैं ये बिल्कुल जो है वो आवाम के लिए दस्तयाब हैं, कोई चार्जेस नहीं है। वो जिस तरह से बैठना चाहें, दो सेक्शन हमने बनाया हुआ है, एक कैफ़े का सेक्शन है और ये फ़र्श नशीनी का सेक्शन है जहाँ पे हम सेशंस वगैरह भी करते हैं। जो किताबें यहाँ पे अवेलेबल हैं आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बग़ैर किसी चार्जेस के। और इसी तरह या इस सेक्शन में जो सेशंस वगैरह हो रही हैं, अदबी नशस्त हैं और डिजिटल सिक्योरिटी से मुतालिक सेशंस हैं, इसी तरह ख़वातीन के मसाइल के मुतालिक सेशंस हैं, ये भी बिल्कुल फ्री हैं। जो भी आना चाहे यहाँ आकर जो है इस चीज़ से मुस्तफ़िद हो सकता है। उसके अलावा ये हमारी खुशनसीबी है कि शहर के दूर दराज इलाक़ों से लोग आ रहे हैं, हर मकतब फ़िक्र के लोग आ रहे हैं, हर कबीले और हर जो है वो जगह मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक खुशनसीबी की बात है। जी बिल्कुल, जैसा कि अली की बात है, सुनिए उनका यही कहना है कि मुख्तलिफ सेशन भी यहाँ पे कराए जाते हैं, ख़वातीन के मसाइल के हवाले से, तारीख़ के हवाले से, डिजिटल जो निज़ाम है उस हवाले से। तो उनका यही कहना है कि न सिर्फ हज़ारा कबीला बल्कि दीगर कबीलों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी यहाँ पर आकर जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी जबरदस्त रिपोर्ट आपने देखी क्वेटा का बुक कैफे, और यहाँ पर जो है शाहजीब साहब चाय पी रहे हैं और मैं भी चाय कैफे में, सबसे पाकिस्तान के कैफे में, सबसे पाकिस्तान के कैफे में हम भी एक घूंट लेते हैं चाय का, आप भी घूंट लीजिए चाय का। और इस वक्त के बाद रहिएगा हमारे साथ, सबसे पाकिस्तान कर रहा है आपका इंतजार। ठंडी हो रही चाहिए। एक सोशल मीडिया पर वीडियो कराची की बहुत वायरल हो रही है और अफसोसनाक बात यह है कि एक मैयत ले जाई जा रही है कराची में। अपने प्यारों की मैयत जब आपको ले जानी होती है तो कम से कम आपको चलने की जगह मिल जाए, आपको मैयत ले जाने की जगह मिल जाए। लेकिन जब सड़क ही टूट फूट का शिकार होगी, वहां पर पानी खड़ा होगा, वो भी गंदा पानी खड़ा होगा,
तो यकीन मानिए इससे अफसोसनाक बात क्या हो सकती है कि लोग वो जो जनाजा लेकर जा रहे हैं वो उस गंदे पानी में से, उस गटर के पानी में से गुजर कर अपने प्यारे को दफनाने के लिए जा रहे हैं। आप ये सोशल मीडिया पर वीडियो हम आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ऐसा ही है। देखिए जब आखिरी सफ़र और आखिरी अयाम, आखिरी जो है वो जब रास्ता होता है और अल्लाह की तरफ से हमें हुक्म है कि जाने वाले को जल्द अज जल्द सुपुर्द खाक किया जाए, तो उस वक्त जब पाक होते हैं, जब आखिरी अब आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, आपको पाक किया जाता है, आपको आखिरी गुस्ल दिया जाता है और आप ज़मीन के सुपुर्द किए जाते हैं, क्योंकि हमें मिट्टी से बनाया गया और हमें मिट्टी में जाना होता है। और उस वक्त जो है बेचारे नमाज जनाजा जो पढ़ने जा रहे हैं वो कैसे पढ़ेंगे शाहजेब? उनके गटर का पानी उनके वजू करके घर से निकलते हैं किस तरीके से वो पहले अपने आप को पाक करेंगे, फिर जाके वो नमाज जनाजा पढ़ेंगे और उतनी ही देर जो है वो उस मुर्दे को तकलीफ होती रहेगी। ये बहुत ही पेनफुल। इस पर हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल हमारे जो नुमाइंदे हैं 92 न्यूज़ के फयाज यूनुस वो हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, इंतहाई अफसोसनाक मनाजर हम जो ये देख रहे हैं, ये कराची का कौन सा इलाका है, कौन सी सड़क है जिसका ये हाल है? देखिए, ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी केमाड़ी भुट्टा विलेज की। ये काफ़ी ज़्यादा कदीम इलाका है केमाड़ी का। यहाँ के इलाका मकीन कहते हैं कि 3 साल से यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर धर्म भरम हो चुका है और गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर पानी जमा था और उसी से जो है जनाजा गुजारा गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लेकिन ताहाल जो है हुकूमती हुक्मरान है उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। यहाँ पर अभी तक जो है कोई काम शुरू नहीं किया गया। इलाका मकीनों का ये कहना है कि भुट्टा विलेज की तमाम तर गलियों का जो सीवरेज का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर जवाब दे चुका है। यहाँ पर तरक्याती कामों के नाम पर फंड ज़रूर मंजूर कराए गए, लेकिन उन फंड से यहाँ पर काम बिल्कुल नहीं किया गया। इलाका मकीन ये कहते हैं कि जब से MP और MNA इस इलाके से जीते हैं वो वापस इस इलाके की तरफ उन्होंने रुख नहीं किया। सुबह से जब हम यहाँ पर आए हैं हम देख रहे हैं यहाँ पर छोटे बच्चे जो इस गंदे पानी से गुजर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है गिरकर उनके कपड़े भी नापाक हो गए, खराब हो गए। यहाँ पर करीब स्कूल है, अस्पताल है। इलाका मकीन कहते हैं कि जो उनकी खवातीन है वो घरों से बाहर नहीं निकल सकती इस गंदे पानी की वजह से। बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इलाका मकीन मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर सिंध हुकूमत जागे और इन तमाम तर गलियों में जो ये गंदा पानी, जो गटर की लाइनें मुकम्मल तौर पर चौक हो चुकी है, उनको तब्दील कराने के बाद यहाँ पर नई सड़क डाली जाए। जी सही बात है। अच्छा फैसल भी आप बता रहे थे कि इस वक्त यहाँ पर जो इलाके जितने भी जीतने वाले जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने पलट कर कभी इसको देखा नहीं। एक चीज़ और भी बताइएगा, ऑब्वियसली इनके घर और गलियों के सामने तो नहीं है ना, ये तो आम आवाम के घर और गलियों के सामने है, तो क्यों कोई फिक्र करेगा? बस ठीक है, आवाम तकलीफ में। लेकिन देन अगेन ये बताइएगा कि वहाँ पर उसकी वो एक स्मेल भी है, उसकी बदबू भी आ रही है, क्योंकि अमूमन जगहों पे बदबू रह जाती है और कुछ जगहों पे नहीं आती क्योंकि वो वहाँ पर हवा का जो है वो रुख होता है। जी देखिए, यहाँ के इलाका मकीन कहते हैं कि यहाँ पर इस गंदे पानी की वजह से ताफुन भी फैल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी लंबा रोड है, 2 से 3 किलोमीटर का ये टुकड़ा है जो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका है। बाइक वाले किस तरीके से जा रहे हैं उनको आप देख सकते हैं कि उनको ये एहसास है कि अगर इस गंदे पानी में वो गिर जाएंगे तो उनके कपड़ों के साथ साथ वो ज़ख्मी भी हो सकते हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वो ये कहते हैं कि जब से यहाँ पर MNA कादिर पटेल और उनके साथ MP शाहनवाज जदून यहाँ से जीते हैं, उन्हें बारहा शिकायत की गई है। इलाके में बैनर्स भी लगाए गए हैं ताकि फौरी तौर पर काम कराया जा सके, लेकिन जो इनके कानों पर अभी तक जूं नहीं रेंगी। कल जो जनाजा गुजरा था, अगर मैं आपको वो जगह दिखाऊं तो ये वो जगह है जहाँ से कल जनाजा गुजर रहा था और इस बिल्कुल घर के बिल्कुल सामने से वो जनाजा लेके जाया जा रहा था। जो इलाका मकीनों से हमारी बात हुई है तो वो ये कहते हैं कि जो बेशतर जो नमाजी थे उनके कपड़े नापाक हो गए थे, उन्होंने फिर मस्जिद में जाकर दोबारा से अपने कपड़े तब्दील किए। मैं अभी भी आपके पीछे देख सकता हूं कुछ स्कूल की बच्चियां हैं जो बेचारी अपना यूनिफॉर्म बचाते हुए इस गली से गुजरने की कोशिश कर रही हैं और वो चाह रही हैं कि वो उसी साफ यूनिफॉर्म में जो घर से वो तैयार होकर निकली हैं वो उसी हालत में अपने स्कूल पहुंच जाएं ताकि स्कूल में उनको डांट ना पड़े। वो स्कूल जब अपना वक्त गुजारे अपने दोस्तों के साथ तो उनका यूनिफॉर्म साफ और पाक हो। लेकिन मेरे ख्याल में वो भी मुमकिन नहीं हो सकेगा जिस तरीके से वो बेचारी कोशिश कर रही है घरों के पास से गुजरते हुए। तो ये तो सूरत हाल हो गई। फयाज साहब का बहुत शुक्रिया, आपने इस पर अपडेट भी किया और इस पर हम सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकते हैं कि पता नहीं कब भी हमारी सड़कें बेहतर होंगी, कब हमारे हालात बेहतर होंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शहर का वो बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर कराची का सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं हो रहा अब तक, सड़कें अब तक बेहतर नहीं हो सकी हैं। खैर, लेकिन पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में कुछ बेहतरी आ रही है कुछ चीज़ों में, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं
और अगर हम जिगजैग टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर जो फजाई आलूदगी है उसके खात्मे के लिए, उसको कम करने के लिए। माया, तो ये टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। बताया जा रहा है कि जो ईंटों के भट्टे हैं वो माहौल में बेहतरी के लिए बेहतरी का सबब बनेंगे। और गुज़िश्ता चंद माह के दौरान सूबे में ईंटों के भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया है और जिन्होंने मुंतकिल नहीं किया है उनको जुर्माने किए जाएंगे। यानी कि अब आपको जिगजैग टेक्नोलॉजी पर आना पड़ेगा। लेकिन ये जिगजैग टेक्नोलॉजी है क्या, ये कैसे काम करती है, किस तरीके से फजाई आलूदगी में कमी आती है, यही जानने के लिए आज हमारे साथ शो में मौजूद है वज़ीर माहौलियात पंजाब मोहम्मद खान साहब। उनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, ये जिगजैग टेक्नोलॉजी है क्या? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिगजैग टेक्नोलॉजी जो है उसके नाम से ही जाहिर है कि इसमें जो फॉर्मेशन होती है ईंटों की वो जिगजैग फॉर्मेशन होती है और इसमें अगर प्रॉपरली इसको मेंटेन किया जाए तो एमिशंस जो होते हैं वो ना होने के बराबर रह जाते हैं। और जो इसमें सबसे बड़ी जो बात है, जो फ़ायदा है भट्टा मालिकान का, इसमें 25% जो है हमारा फ्यूल बच जाता है। और इसके अलावा मतलब अगर फ्यूल ठीक इस्तेमाल किया जाए, रेगुलर फ्यूल जो अप्रूव्ड है, तो फिर ये बिल्कुल इसके एमिशंस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब सर ये बताइए, कुछ फिगर्स शेयर कर सकते हैं, अब तक कितने फीसद जो है वो भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो चुके हैं? एनी आइडिया जो आप उनसे शेयर कर सकें? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हम बड़े वसूख से ये कह सकते हैं कि इस वक्त तकरीबन 90% भट्टे जिगजैग पर कन्वर्ट हो चुके हैं और जो भट्टे अभी तक जिगजैग पर कन्वर्ट नहीं हुए, हमने 84 मिलियन पाक रुपीस जुर्माना कर चुके हैं ताकि उनको डिस्करेज किया जा सके और वो जिगजैग पर कन्वर्ट हो जाए। अच्छा रिजवान साहब, जिस तरीके से हम ये बात करते रहे खासतौर पर पंजाब में कि वहाँ पर फॉग का, स्मॉग का बहुत प्रॉब्लम है और फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं, तो ये उसमें कितना बड़ा किरदार निभा सकता है जब ये जिगजैग टेक्नोलॉजी जिस तरीके से इस पर अमल कराया जा रहा है? तो इससे कहा जा सकता है कि फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी आएगी और स्मॉग में भी कमी आ सकती है। इसमें मुझे आपको थोड़ा सा डिटेल बताना पड़ेगा। जो एक यूएन की हुई थी स्टडी 2017 में, उसके मुताबिक 43 या 44% जो एमिशंस हैं, व्हीकलर एमिशन, वो कंट्रीब्यूट करते हैं आलूदगी में। 23% इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, 12% होता है ये हमारे स्टबल बर्निंग का, जो बहुत ज़्यादा कम हो गया क्योंकि उस पर हमने काबू पा लिया जी। और इसी तरह 12% ये जो भट्टे हैं इनका एमिशन इन्वॉल्व होता है पोल्यूशन में। तो वो 12% उसमें से निकाल दिया जाए तो एक बहुत बड़ा फिगर है। और उसके अलावा मैंने आपसे बताया कि जो हमारे स्टबल बर्निंग का एक इशू है, उसमें हमारा महकमा ज़राअत बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने कुछ ऐसी मशीन्स दी हैं जो कि आखिर तक फसल को काट देती हैं, फिर ज़मींदार उसको जलाता नहीं। तो ये दो बड़ी अचीवमेंट्स अब तक हम हासिल कर चुके हैं। और तीसरा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत बड़ा इकदाम लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, जब वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि फ़ज़ाई आलूदगी की कमी में एक इनकलाबी तब्दीली आएगी। तो सर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वैसे पॉसिबिलिटी क्या है, कब तक कंप्लीट हो सकता है, कब तक गाड़ियां हमें लाहौर की सड़कों पर नजर आएंगी इलेक्ट्रिक की? देखें, इसको मौसर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है बायर्स को। और अभी कुछ दिन पहले मैंने लाहौर में पहले एक इलेक्ट्रिक पंप का इनॉग्रेट भी किया है उसको। तो अभी कुछ ट्रेंड कम है लोगों का, बेशक नई चीज़ को अडॉप्ट करने में हमें टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला एक ट्रेंड बनेगा और तमाम लोग इसकी तरफ आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा मोहम्मद रान साहब, ये बताइएगा कि जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऑब्वियसली जिन्होंने नहीं आप लोगों को सपोर्ट किया या जो नहीं अग्री किए कि हम इस टेक्नोलॉजी को जिगजैग में मुंतकिल करेंगे या शिफ्ट करेंगे, और जिन्होंने थोड़ा सा जो है वो रिस्ट्रिक्ट दिखाया या थोड़े से मैं कहूँगी रिलक्टेंट रहे,
उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? और साथ साथ ऑब्वियसली जो मजीद इक़दाम उठाए जा रहे हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली, उस हवाले से क्या प्लान्स हैं? जी, मैं ये अर्ज करता हूँ जी, अभी मैंने आपसे शेयर किया कि अभी तक हम 84 मिलियन पाक रुपीज़ उनको जुर्माना कर चुके हैं और हम उनको पूरी तरह से डिस्करेज कर रहे हैं कि वो जो एक टेक्नोलॉजी है ज़िगज़ैग जो बड़ी कामयाब उस पर कन्वर्ट हो जाए। जहाँ तक इक़दामात का सवाल है तो मैं आपसे बताता चलूँ कि हमारा एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है जी $273 मिलियन का, और उसके लिए जो सबसे अहम काम हम करने जा रहे हैं वो हम स्पार्को के साथ मिलकर एक नई स्टडी करने जा रहे हैं कि किस फैक्ट्री का या किस चीज़ का, जैसे व्हीकल्स हैं, किस चीज़ का इस वक्त सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट है एनवायरनमेंट पे। और क्योंकि लास्ट जो स्टडी हुई थी वो 2017 में थी, नाउ इट्स 2022, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और जिस सेक्टर के एमिशन ज़्यादा अफेक्ट कर रहे होंगे हम उस पर ज़्यादा काम करेंगे और इंशाल्लाह इस अक्टूबर नवंबर में हम इस काबिल होंगे कि हम ये जान सकें कि किस सेक्टर को कंट्रोल करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी को ठीक करने में मदद मिल सकेगी। ऐसे ही मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे वज़ीर माहौलियात पंजाब मोहम्मद रिजवान साहब, और ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे थे कितनी ज़रूरी है ये फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के लिए। और जो इलेक्ट्रिक कार्स है मैं उसके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। I could feel the excitement in your voice and your question. It's okay, आएंगे ज़रूर आएंगे। लेकिन साथ साथ जो आ रहे हैं वो हैं लोग शादी हॉल की तरफ शाहजेब, क्योंकि वो लोग जो है SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, वो लोग जो कोरोना को सीरियसली नहीं ले रहे, वो लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग को सीरियसली नहीं ले रहे, वो लोग जो इस वक्त शादियों में जाने ऐसे समझ रहे हैं कि मतलब मेरे मामा की पुप्पी की चाचा की बेटी की कज़न की पड़ोसन की शादी है और मेरे जाने के बगैर शादी होगी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं जाएंगे शादी तब भी होगी, लेकिन हम जो है ना अपने फ़राइज़ और अपने फ़न के बीच में फ़र्क नहीं कर पाते। पाकिस्तान में शादियों का जो सीज़न है वो इस वक्त उरूज पर है, लेकिन इसके बारे में और बहुत सारी बातें इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, और अब हम जिक्र करते हैं, जैसा कि हम आगाज़ में ही बात कर रहे थे कोविड के हवाले से, कि पाकिस्तान में कोविड के केसेस में इजाफा होता जा रहा है और शादी हॉल्स की जो कंडीशन है, क्योंकि ये सीज़न होता है शादी का माया और इसमें शादियों के सीज़न में मतलब इतनी ज़्यादा शादियाँ बढ़ जाती हैं कि उसमें फिर जो कंट्रोल करना है ख़ासतौर पर कोविड SOPs को फॉलो करना है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। बिल्कुल ऐसा ही है। कहा यह जा रहा है कि शादियों में SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिसके बायस वायरस के फैलाव का काफी खतरा है। ऐसे में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट समेत जल्द से जुलूसों पर पाबंदी का मुतालबा भी किया है। तो क्या है मुतालबात, पाबंदी क्या है, SOPs क्या है, क्या हो सकता है, क्या शक्ल इख्तियार होगी, क्या लोगों के कारोबार फिर इस लापरवाही की वजह से लोगों के कारोबार, लोगों के काम, लोगों की रोटी रोजी फिर अफेक्ट होने जा रही है। शाहजेब मेरे ख्याल से बात करना तो किन ऑप्शंस पर गौर हो रही है, इसी पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है सदर शादी हॉल एसोसिएशन राना रई को। राना साहब आपको खुशामदीद कहेंगे। राना साहब, जो बातें हो रही हैं हुकूमत के साथ, अभी तक आपकी कोई बातचीत हुई है, कोई राब्ता हुआ है? क्योंकि कुछ ऐसी ऑप्शन सामने आ रही हैं, कोई ऐसा गौर सामने आ रहा है कि शादी हॉल्स जो हैं उन पर या तो पाबंदी लगाई जाए या फिर वहां पर SOPs और सख्ती की जाए। तो आपकी क्या बातचीत हुई है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अस्सलाम वालेकुम। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता चलूं, गवर्नमेंट ने हमेशा की तरह इस दफा भी वही रवैया अख्तियार किया और स्टेक होल्डर्स को बुलाने की जहमत नहीं की। देखिए, ये कहा जाता है, फर्स्ट वेव से कहा जा रहा है कि ये जो कोविड है वो शादी हालों से फैल रहा है। मुझे आप ये बताएं, अगर ये शादी हालों को बंद कर देते हैं, लोग क्या तकरीबात नहीं करेंगे? कराची का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो घरों की है 120 गज 250 गज, लोग छोटे छोटे घरों के अंदर 100-200 लोगों को बिठाते हैं। ये तो और ज्यादा स्प्रेड करने का जरिया बनता है। देखिए, हमने गवर्नमेंट को उस वक्त भी कहा था, हम अभी भी कहते हैं कि लोगों को बेरोजगार ना करें, कारोबार को बंद ना करें। ये 5th 6th 7th ये वेव चलती रहेंगी, तो क्या हम अपना कारोबार ना करें, जीना छोड़ दें? देखें, एक चीज समझें,
3.5 करोड़ का शहर है, 3.5 करोड़ की आबादी वाले शहर के अंदर ये 6,000 की जो है वो टेस्टिंग करते हैं। ये रैंडम टेस्टिंग क्यों नहीं करते हैं? आए शादी हाल के अंदर आके रैंडम टेस्टिंग करें कि कौन कोविड का मरीज है कौन नहीं है, जाए मॉल्स के अंदर करें, जाए गवर्नमेंट इदारों के अंदर करें। ये अगर टेस्टिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ाएंगे तो 1% से भी नीचे आ जाएगा जनाब। पूरे सिंध के अंदर आप मुझे बताएं कितनी एयरपोर्ट्स है? पंजाब में तो मुल्तान में अलग है, लाहौर में अलग है। सिंध के अंदर जिसको फ्लाइट्स लेनी है वो कराची में उतरता है, टेस्ट होता है तो वो पूरा जो है मलबा कराची के ताजरों के ऊपर उतार देते। आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि वाकई में क्यों नहीं आते, क्यों रैंडम टेस्टिंग क्यों नहीं करते, क्यों आके एकदम से क्यों नहीं आते और बाकी रेशियो नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं एसओपीज की बात करती हूँ तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन को कैसे यकीनी बनाएंगे? देखिए, फर्स्ट वेव से ही हमने गवर्नमेंट को एसओपी का डेमो दिया था। उसके बाद उसी डेमो के ऊपर जो हमने उनको बताया था कि हम किस तरीके से एसओपीज को फॉलो करा सकते हैं, गवर्नमेंट ने वही एग्जैक्टली एसओपीज दिए। देखिए, शादी ब्याह की तकरीबात में अमूमन जो गेस्ट आते हैं 80% के करीब जो गेस्ट आते हैं वो फैमिलीज के ऊपर आते हैं। वो हर फैमिली इंडिविजुअल टेबल्स के ऊपर बैठी होती है। जब वो टेबल्स के ऊपर बैठी होती है, मेन तो 90% ऑब्जेक्ट जो है वो तो उसी वक्त अचीव हो जाता है कि सोशल डिस्टेंस है, मास्क पहनते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें। देखें, ये अगर घरों के अंदर आप शादी हाल बंद कर दें, ये घरों के अंदर तकरीब करेंगे, ये स्प्रेड करेगा। ये पहले भी किया है। जो करने वाले काम है ये वो नहीं करते हैं। एयरलाइंस के अंदर इन्होंने सख्ती नहीं की है। पूरा शहर कराची के अंदर आता है, कहते हैं पॉजिटिविटी बढ़ गई है। ये हम तो अपने शादी हालों में 0 टॉलरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। आप ये बताएं, गवर्नमेंट का कौन सा इदारा है जहाँ पे 0% टॉलरेंस के ऊपर ये लोग काम कर रहे हो? आप किसी भी इदारे में इनकी जाके आप देख लें, कोई मास्क आपको बाहर देता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई सैनिटाइज करवाता हुआ नजर नहीं आएगा। हमारे शादी हालों में आप आए देखें, हम सैनिटाइज भी करा रहे होते हैं, टेम्परेचर गन से टेम्परेचर भी चेक कर रहे होते हैं, हम जो है वो उनका वैक्सीनेशन कार्ड भी तलब कर रहे होते हैं। लेकिन देखिए, ये कोविड रहेगा। अब इसके अंदर हर दफा ये कहना कि शादी हालों से स्प्रेड करता है, गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना चाहिए, इसका कोई हल निकालना चाहिए। 40,000 के करीब शादी ये मजदूर जो है बेरोजगार हुआ है। अच्छा, और हल निकालने के साथ साथ राना साहब हम ये भी देख रहे हैं कि इब्तिदा में हमने देखा जब कोविड आया था और पहली लहर, उसके बाद जब खासतौर पर बड़ा लॉकडाउन किया गया था, शादी हॉल्स बंद किए गए थे, तो बड़ा जो दिहाड़ीदार तबका था वो बेरोजगार हो गया था। तो अगर एक बार फिर ऐसा किया जाता है तो आपका क्या ख्याल है? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि फिर लोग फाके करने पर मजबूर हो जाएंगे, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी? कितनी बड़ी तादाद है लोगों की जो शादी हॉल्स के साथ काम कर रहे होते हैं, छोटे छोटे उसमें वेटर्स भी हैं, उसमें और बहुत सारे लोग होते हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, पाकिस्तान की अगर बात करें तो 12 से 13,000 के करीब शादी हाल है। सिंध की बात करते हैं 1500 शादी हाल है। पूरे पाकिस्तान के अंदर 12-13,000 शादी हाल। एक शादी हाल के अंदर कमोबेश 40 से 50 के करीब डायरेक्ट लेबर होती है। हम इनडायरेक्ट की बात करें, अलाइड इंडस्ट्री की बात करें, 70-80 लाख लोग बन जाते हैं। देखिए, लोकल डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है, लोकल इकोनॉमी चल रही होती है, इसके ऊपर शादी ब्याह की तकरीबात होती है तो हर चीज की खरीदो फरोख्त होती है। ये शादी हाल को बंद करके लोकल जो इकोनॉमी, आप दुकानदारों के पास जाए, जो कपड़ा बेचने वाले, फर्नीचर बेचने वाले, इलेक्ट्रॉनिक वाले, वो सब बोलते हैं 1.5 साल का अरसा इन्होंने शादी हाल बंद करके हमारे साथ जुल्म किया है। और जो लेबर बेरोजगार होती है वो हालांकि गवर्नमेंट ने कौन सा इनके साथ किया है? आप मुझे बताएं, ये तो डेली वेजर है, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। इनको गवर्नमेंट ने क्या पूछा है? हमने अपनी मदद, आप देखें, हमारी भी एक लिमिट थी, जितना हम कर सकते थे हमने किया है। रमजान में आप यकीन माने, रमजान के महीनों के अंदर 2 रमजान 2 ईदें इनकी कैसी गुजरी है, किसी एक वजीर ने आके इनसे पूछा है? हमने 12 हमारे कहने के अंदर इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। एनसीओसी ने एक दफा हमें बुलाया लास्ट टाइम। हमारा मौके उस वक्त यही था कि जनाब, लाहौर के अंदर पॉजिटिविटी रेशियो बड़ा होता है तो आप कराची बंद कर देते, केपीके में बड़ा होता है कराची बंद कर देते। जनाब, जिस शहर के अंदर हो आप, उस शहर के अंदर, उस इलाके के अंदर उसका जो है एक मैकेनिज्म बनाया जाए कि किस वजह से फैल रहा है। आप मुझे पता है क्या हमारे एक छोटी सी बात बता राना साहब, अगर फैसला कर लिया जाता है कि शादी हॉल्स बंद करने हैं, अगर ये फैसला कर लिया जाता है कि शादी हॉल्स बंद करने, तो फिर आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा या आप लोग क्या कहेंगे उस पर? तो इनको बंद नहीं करना चाहिए। ये बहुत एक बड़े पीरियड के बाद शादी हाल का काम खुला है। अगर ये बंद करते भी हैं, मैं आपके तवज्जुह से इनको एक मैसेज देना चाहूंगा, खुदारा स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, उनके साथ मुशावरत करें। देखिए, हमारा सीजन तो वैसे भी, हमारा जो काम है वो 1-1.5 महीने में वैसे ही खत्म होना है, फिर रमजान है।
तो ऐसा ना करें कि ये बेरोजगार होके ये तीसरी ईद अपनी जो है वो मुफलिसी में गुजारे, बगैर पैसों के गुजारे। देखिए गरीब का भी सोचें। हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा यही बात करते हैं कि लॉकडाउन नहीं करना। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं तो उनको इंडोर्स करूंगा कि खुदारा आप कोई दूसरा मैकेनिज्म बनाए, रैंडम टेस्टिंग करें। आप शादी हाल, आपको लगता है शादी हाल से फैलता है, आप जाएं शादी हालों के अंदर जाके आप टेस्टिंग करके देखें, उधर जो गेस्ट बैठे में आप उसको चेक करें और पूरी टेस्टिंग करके देखें क्या इधर से फैल रहा है नहीं फैल रहा है। और फिर आप गवर्नमेंट ऑफिस में भी जाके टेस्टिंग करके देखें कि वहां से कितना फैल रहा है। एयरपोर्ट सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। राना रईस साहब हमारे साथ मौजूद, सदर शादी हॉल सोस हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। और बात आपने बिल्कुल सही की 100%। मैं आपकी इस बात से 2-3 बातों से मैं आपसे एग्री करती हूँ, क्योंकि वाकई में बहुत बड़ा लॉस होगा हमारे रोजमर्रा के डेली वेजेस पे काम करने वाले लोगों को। उनके लिए वाकई वो उनका घर का चूल्हा जो ठंडा पड़ जाएगा। फिर रमजान आगे आ रहे हैं तो वैसे हो जाएगा। लेकिन जो बात करने वाली जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी शाहजेब, उन्होंने कहा बैठकर बात करें, पहले कंसर्न्स को एड्रेस करें। और इसमें कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि बात करने से बात बनती, तो एक दफा बैठकर बात तो करें, कंसर्न्स क्या है और उनको एड्रेस के बजाय से कि हम शट डाउन कर दें। बिल्कुल, और बहुत सारी बातें इसमें हो सकती हैं, जैसे कि ये डिसीजन भी सामने, डिसीजन तो खैर नहीं, लेकिन इस पर भी गौर किया जाता है कि जो खाने का तरीकाकार है वो बदल दिया जाए, लोगों को बॉक्सेस दिए जाएं। तो बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं जिस पर गौर किया जा सकता है। आप लोगों को मिल बैठकर बात मेरे ख्याल में करनी चाहिए और उसके बाद कोई फैसला करना चाहिए। तो राना रईस साहब भी इसी हवाले से ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन साथ साथ पेशावर के जो लोग हैं ना, वो इस बार PSL के मैचेस जो हैं वो देखने से महरूम रह जाएंगे, क्योंकि अरबाब नियाजी स्टेडियम जो है वो अभी तक नामुकम्मल है। उसकी बिल्कुल उसका जो मुरम्मती काम है वो इस वक्त जारी है, तामीराती काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। और इसी पर हम मजीद बात कर लेते हैं। जीशान काका जो हमारे नुमाइंदे हैं 92 न्यूज़ के, उनसे बात करते हैं। जीशान बताइएगा सूरत-ए-हाल इस वक्त क्या है, काम कहाँ से तामीराती? जी शाहजेब और माया, गुड मॉर्निंग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अरबाब नियाज़ स्टेडियम में, और इस बार भी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को खुशखबरी नहीं मिल सकेंगी, क्योंकि सीज़न 6 में यही कहा गया था कि ये जो स्टेडियम्स हैं पेशावर के वो इंटरनेशनल मैचेस और PSL के मैचेस के लिए तैयार होंगी, और यहाँ पर शायकीनी क्रिकेट जो है अपने फेवरेट खिलाड़ी को खेलते हुए देखेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये स्टेडियम जो है वो ताहाल जो है इस पर तामीराती काम शुरू है, और PSL सीज़न 7 में भी ये तैयार नहीं हो सकेंगे, बल्कि ये अगले साल जो है वो तैयार होंगे। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो अब भी यहाँ पर जो है वो तामीराती काम शुरू है, ट्रफ्ट लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ दीगर जो काम है वो भी जो है ताहाल शुरू है। ग्रास नहीं लगी, पिच बिल्कुल अभी उसके लिए इनिशियल जो सेटअप है वो तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब भी इस पर जो है वो काम जारी है कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर। और यही बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के बाइस भी ये मंसूबा जो है ताखीर का शिकार हुआ। आल दो के क्रिकेट के मैचेस जो है पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, ये एक खुशाइंद बात है, लेकिन पेशावरी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा पुरजोश है और इसी इंतज़ार में है कि PSL के मैचेस यहाँ पर भी कराए जाए, ताकि वो भी अपने जो फेवरेट खिलाड़ी हैं उनको देख सके और क्रिकेट के मैचेस को जो है वो एंजॉय कर सके। जी बहुत शुक्रिया हमारे नुमाइंदा काका खेल साहब हमें अपडेट कर रहे थे। बट वाकई देखकर ये हो रहा है कि जो हमारी तमाम जो शायकीन हैं, शौकीन हैं, वो नहीं जा सकेंगे। बट चलें कोई बात नहीं, दूसरे शहरों में तो होंगे और आपने ज़रूर पहुंचना है। लेकिन शाहजेब ये अभी तक खतरा और भी ज़्यादा बढ़ रहा है ना। खतरा जैसे कि कोविड, हम शादी हॉल्स की बात करें, गली मोहल्लों की बात करें, मुख्तलिफ जगहों की बात करें तो कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब अगर क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं PSL का, तो अगर हम PCB की बात करें तो वहां पर भी केसेस सामने आए हैं। PCB में भी कुछ लोगों के जो कोरोना केसेस हैं, जो कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, उसकी वजह से कुछ तशवीश में मुब्तला हो गए हैं सब लोग। पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान 10 लोग, बिल्कुल 10 लोग, 10 मेंबर्स जो हैं उनके बारे में ये बताया जा रहा है। 10 स्टाफ मेंबर्स ऐसे हैं जिनके कोविड पॉजिटिव आ गए। और पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान शायकीन की तादाद से मुतालिक NCOC का इजलास अब बुध को दोबारा होगा, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि शायकीन को इजाजत देनी है स्टेडियम में बैठने की या नहीं। तो ये बहुत सारे मामला हैं, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब। मिर्जा साहब आपको खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि PC में भी अब कोरोना की एंट्री हो गई है, कुछ स्टाफ मेंबर्स जो हैं उनमें कोविड पॉजिटिव आ गए हैं, तो क्या पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद कुछ खतरे में पड़ सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब और माया।
खतरात के बादल तो मंडा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग पर, और 27 जनवरी से शुरू होना है पाकिस्तान सुपर लीग को। अब सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए और कराची से इसका आगाज होना है, और टीमें जो है वो अब कराची के लिए रवाना हो जाएंगी, क्योंकि 20 जनवरी से तमाम खिलाड़ी जो है वो क्वारंटीन में होंगे। 3 दिन का क्वारंटीन है, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो ये बड़ी एक परेशान कुन सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 इजाफी खिलाड़ियों के नामों का फैसला किया है, ऐलान किया है कि जो थ्रू आउट द PSL टीम के जो होटल है वहां रहेंगे क्वारंटीन में, और अगर जरूरत पड़ी, कोविड केसेस बढ़ गए और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें जो है वो टीम में शामिल किया जाएगा। अच्छा बेग साहब, यानी कि उनको स्टैंड बाय रखा जाएगा। अब कराची में जो कोरोना की जो सूरत हाल है बेग साहब, वो बड़ी जो है ना तशवीशनाक होती जा रही है। आए दिन कराची के केसेस, कराची की खबरें, और वो वाला सिचुएशन तो नहीं आपको लग रही, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, कि सारे मैचेस लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे? इस बात के इम्कानात रोशन तो हैं फिलहाल, लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। आपको भी पता है माया कि 35% से ज्यादा केसेस कोविड के कराची में रिपोर्ट हुए, और आज पाकिस्तान में 9.4% केसेस जो थे वो कोविड के रिपोर्ट हुए। तो यकीनन सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। मेरे ख्याल में कल जब इजलास होगा NCOC का, जिसमें तमाशाइयों से मुतालिक भी कोई हतमी फैसला किया जाएगा, उसके बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी कि क्या मैचेस कराची में होते हैं या फिर तमाम के तमाम मैचेस लाहौर में शिफ्ट हो जाते हैं। मिर्जा साहब, हम भी इसी सवाल की तरफ आ रहे थे कि आपको क्या उम्मीद लग रही है या क्या लग रहा है कि जो शायकीन क्रिकेट हैं वो यकीनी तौर पर जाना चाहते हैं स्टेडियम के अंदर और ये मैचेस देखना चाहते हैं, लेकिन शायकीन क्रिकेट के लिए किस किस्म की खबर सामने आ सकती है? सर कोई अंदर की बात बताया हमें आज। कुछ ब्रेकिंग देखिए, लग यही रहा है शाहजेब के बहुत मुश्किल होगा शायकीन क्रिकेट को एंट्री देना, और अगर हुआ, बहुत प्रेशर हुआ तो 20 से 25% लोगों को, तमाशाइयों को मैदान में दाखिले की इजाजत होगी। वरना आपको याद होगा गुज़िश्ता माह वेस्ट इंडीज की टीम पर जब आई थी तो 100% तमाशाइयों के दाखिले की इजाजत थी, लेकिन तमाशाई आए नहीं। PSL का एक अपना अंदाज है, अपना जोश खरोश, अपना वलवला है। शायकीन क्रिकेट बहुत ज्यादा PSL के लिए तो लोग इंतजार कर रहे होते हैं। PSL में तो खचाखच स्टेडियम भरा हुआ होता है और उसमें यकीनी तौर पर लोग बेचैन होते हैं कि उनको टिकट्स मिल जाएं, वो चले जाएं स्टेडियम मैचेस देखने के लिए। तो मेरे ख्याल में स्टेडियम भरने का तो मसला नहीं होगा, बस यही होगा कि अगर उनको इजाजत ही नहीं दी जाएगी तो बेचारे बस फिर 25% ही आ सकेंगे या 20% आ सकेंगे। लेकिन बेग साहब एक और सवाल आ रहा है ना कि अब कोरोना से, हाँ वो ये वाली सवाल साथ आप जोड़ दीजिएगा जवाब को अपने, लेकिन बायोसिक्योर बबल जो है वो पहले भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो रिजल्ट, कुछ भी ये लापरवाही का ही आया ना रिजल्ट जो भी था। लेकिन अब इस बार जो है कितना सख्त होगा, उस पर कितनी इम्प्लीमेंटेशन होगी, और आपको कितनी खबर है कि कितनी सख्ती होगी लास्ट टाइम से? देखिए माया, इस मर्तबा इन्होंने जो है एक पूरा कराची में तो पूरा होटल बुक किया है PSL, और लाहौर में एक होटल का 5 स्टार होटल का पूरा फ्लोर इन्होंने बुक किया है। तो सख्ती तो बहुत है ये बायोस, क्योंकि वो दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है गुज़िश्ता बरस जो जिस तरीके से हुआ, तो फिर लाजिम बात है कि इन्होंने हिफाजती इकदाम तो बड़े सही किए। और जहां तक टिकटों की बात है, टिकट्स तो फरोख्त हो रहे हैं और इंसेंटिव भी दिया है कि अगर आप 4 टिकट खरीदेंगे तो आपको 1 टिकट फ्री मिलेगा, और लोग ऑनलाइन टिकट खरीद रहे हैं, बल्कि इस मर्तबा आउटलेट्स पर भी जाकर एक कंपनी के जो है लोग टिकट खरीद सकते हैं। लेकिन अब क्या सूरत हाल बनेगी, सब बड़ी शिद्दत और बेचैनी से मुंतजिर है कि होता क्या है, आगे आगे देखिए। तो सर कौन कौन से गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद मुतवक्के है, तो ये भी बता दें। शाहजेब इस मर्तबा तो कोई प्रोमिनेंट गैर मुल्की क्रिकेटर्स नहीं आ रहे, लेकिन जिस तरह बेन डंक हैं जिन्होंने के लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी की थी, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी, वो चिंगम चबाकर और बबल बनाकर जो है वो बैटिंग करते थे, बड़ा स्टाइल था उनका अपना, वो आ रहे हैं। और उसके अलावा शिमरून हेटमेयर हैं, दीगर खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई इतने प्रोमिनेंट नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया के जेम्स फॉकनर हैं, वो आ रहे हैं, और भी कई खिलाड़ी हैं, लेकिन इतने प्रोमिनेंट नहीं है। जो करंट प्लेइंग क्रिकेटर्स हैं उनमें से बहुत कम है। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए, बॉस के सबसे ज्यादा हर साल में हर PSL में कोई ना कोई एक स्टार निकल के आता है। धानी जो ऑब्वियसली एक एग्जांपल है बहुत बड़ी। इस दफा में हम किसको देख रहे हैं? फॉर सिंह जो जरा सा मतलब नजरअंदाज भी किया हुआ है, या जो है उसको इतनी जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी डिजर्विंग और नहीं मिली, तो इस दफा किसका लग रहा है कि आपको वो स्टार बनने वाला है? माया, एक प्लेयर है सैयद फरीदून जो अभी बिग बैश खेलने भी गया है, लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। लोगों की नजरें हैं कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस देता है।
तो अब देखते हैं, वो बिल्कुल अननोन कमोडिटी है, अब देखते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म करता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। पीसीबी के 10 स्टाफ के मेंबर्स की कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद की सिचुएशन अभी हमने ऑब्वियसली हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स सर्जरीकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद। थैंक यू सो मच मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपने जो है टाइम दिया और वाकई में कुछ खास बातें बताई जिसको लेकर हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि बायोसिक्योर बबल कैसा होगा, अंदर में क्या हो रहा है, क्या कराची से शिफ्ट हो जाएगा। कंसर्न तो हम ये होते हैं कि स्टेडियम खुलेगा नहीं खुलेगा, शायकीन कितने आएंगे, और वहाँ पर जो जितने भी शायकीन क्रिकेट है, यकीनी तौर पर PSL एक ऐसा सीजन होता है इतना कामयाब सीजन है कि तमाम लोग चाहते हैं कि वो मैचेस देखने जाएं। तो माया, आपका कोई प्लान है मैच देखने? आप लेके जा रहे हैं तो हम सब जाएंगे, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। फौरन तैयार बैठिए, फौरन ये कभी छोड़ के जाता है। बस अल्लाह से दुआ ये है कि खैर और आफियत रहे, शादी हॉल में भी खैर और आफियत रहे, कोरोना खत्म हो जाए, हमारा जो है PSL कामयाब हो। बिकॉज हमारा PSL इस तरह पीसेस में दो हिस्सों में होकर, जैसा लास्ट टाइम हुआ, एक दफा हुआ, फिर ब्रेक आया कि मैं उस वक्त PSL की ट्रांसमिशन कर रही थी और दुखो अल्लाह मियां इतनी रौनकें हो रही थी, वो सब रुक गई। फेवरेट टीम में से कौन सी है? मेरी फेवरेट टीम अब्बा की वजह से मुल्तान सुल्तान। तो बट देन अगेन ऑन अ सीरियस नोट, प्लीज अपनी जिम्मेदारी निभाइए, एक पाकिस्तानी और एक इंसान होने का फर्ज निभाइए, अपनों के लिए कीजिए, अपने लिए नहीं कर सकते तो प्लीज जाके आप बूस्टर्स लगवाइए, अब मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। शाहजेब और माया का रोज का आपको ये एक मैसेज और एक रिमाइंडर होगा। तो कल तक के लिए और हमें इजाजत भी दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।